अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और हमने चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर स्टार्ट की हुई थी और आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट हाफ चैप्टर है, यानी फ़िनोल, उसके रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशन और उसकी एसिडिक नेचर। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा कि हमारे पास फ़िनोल किसे कहते हैं। फ़िनोल अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो इसे फ़िनोल कहा जाता है। फ़िनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है और ये MCQs में, ECAT में, MCAT में काफ़ी बार पूछा गया है। इसी तरह ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये C2H5C6H5O, दोनों ही सेम है, दोनों शेप्स में आ सकते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो दो मेथड्स हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल। पहला मेथड हमारे पास डाउज मेथड है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास फ्रॉम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अगर बेंजीन पे SO3H ग्रुप आ जाए तो इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। अगर हम H को Na से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से Cl निकालें और इधर से H, तो आपके पास HCl बन जाएगा। और जहाँ पर Cl लगा हुआ था उस जगह पे आपने ONA लगा देना है। फर्दर HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेंगे, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ये आपके पास OH है, तो ये फ़िनोल बन गई। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है। इसी तरह साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात की जाए तो उसी तरह बेस से ट्रीट करवाना है आपने, रिप्लेस कर देना है SO3 को O के साथ और उसके बाद HCl से ट्रीट करवाएंगे तो Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेंगे, बाकी ऑक्सीजन H के साथ मिलकर OH बना लेंगे। ठीक हो गया। अब बेंजीन फ़िनोल जो है ये दो तरह के रिएक्शन देता है, ऐसे रिएक्शंस जो कि OH ग्रुप की वजह से हों और ऐसे रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग की वजह से हों। ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ़िनोल है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िनोल एसिडिक इन नेचर होती है। ऐसी चीज़ें जो प्रोटॉन इजीली दे दें उन्हें एसिड्स कहा जाता है। तो होता बेसिकली ये है कि फ़िनोल के केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीजन के मोर देन 2 बॉन्ड्स बन गए, 3 बॉन्ड्स बन गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कोशिश करेगा कि पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। अब ये हाइड्रोजन इजीली रिमूवेबल है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ़िनोल एसिडिक होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई फिनोल्स आर एसिडिक। तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप जो है इट बिकम इन्वॉल्व्ड विद द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। अब देखें, अगर आप वो ये लोन पेयर इधर जो है वो डीलोकलाइज करवाएंगे तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट कार्बन पे चला जाएगा। अब उसके पास फिर 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इस नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर सकता। या तो ये नेगेटिव चार्ज वापस चला जाएगा या ये नेगेटिव चार्ज आगे चला जाएगा। अगर ये वापस गया तो ये स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। अगर ये आगे गया, यानी ये नेगेटिव चार्ज कार्बन और कार्बन के दरमियान चला जाए और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेक्स्ट कार्बन पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज चले जाए, अगर ये आगे गया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो कि बेयर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा या ये नेगेटिव चार्ज पीछे जाएगा। अगर ये पीछे आया तो ये भी पीछे आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। अगर ये आगे चला गया तो ये जो आगे वाला पाई बॉन्ड है ये आगे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पर भी वही सीन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज के पास फिर 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो पीछे चला जाए, पीछे आएगा तो ये इधर आ जाएगा और स्ट्रक्चर ये वाला रीजनरेट हो जाएगा। आगे गया इधर तो आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। इसके पास फिर 2 ऑप्शंस हैं, पीछे आ सकता है ये स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये जितनी स्पीड से आगे जा रहे होते हैं उतनी ही स्पीड से पीछे आ रहे होते हैं। तो अब देखें कितने टाइम तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व रहा, उस टाइम तक ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक रही और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। इसी वजह से फ़िनोल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं
इतना ज़्यादा एसिडिक होती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फ़िनोल है, फ़िनोल के बाद वाटर है, वाटर के बाद अल्कोहल। अल्कोहल में और फ़िनोल में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। एमसीक्यूज़ में ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, रीज़न भी इसकी पूछी जा सकती है, तो आप इजीली इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो बेंजीन के सिर्फ OH ग्रुप की वजह से होते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बेंजीन रिंग की वजह से होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो OH ग्रुप की वजह से होते हैं वो हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और दोनों रिएक्शंस वैसे चैप्टर 9 में मिलते जुलते चैप्टर्स हैं तो पढ़े हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, 3 रिएक्शंस हैं OH ग्रुप की वजह से। पहला सॉल्ट फॉर्मेशन है। अब ये एसिड है, किसी भी बेस के साथ इसको ट्रीट करवा दें तो H को आपने मेटल से रिप्लेस करवा देना है तो आपके पास ONS सॉल्ट बन जाएगा, साथ में वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी तरह अगर आप एस्टर फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं तो आप एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, क्लोरीन और हाइड्रोजन को निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ HCl, बाकी ऑक्सीजन और इनको आपस में मिला दें तो ये आपके पास एस्टर बन जाएगा। तीसरा रिएक्शन जिंक के साथ है। जिंक मेटल ऑक्सीजन उड़ा लेती है, यहाँ से बेंजीन बन जाती है। बेंजीन सिंथेसिस में ये रिएक्शन काफ़ी बार यूज़ हुआ है। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसा हो कि ये रिंग इन्वॉल्व हो जाए, तो ये रिंग जब इन्वॉल्व होगा तो 3 तरह के रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। एक नाइट्रेशन है, एक सल्फोनेशन है, एक हमारे पास बेक्लाइट फॉर्मेशन है, चौथा ब्रोमिनेशन है, पांचवा हाइड्रोजिनेशन। वो ब्रोमिनेशन और हाइड्रोजिनेशन सिंपल से रिएक्शंस हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो नाइट्रेशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप विद इन द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। अब चैप्टर 9 में जो हमने नाइट्रेशन की थी वो 55 डिग्री सेल्सियस पे की थी, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो 25 पे कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग अब जो है वो एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है और आपने देखना है कि वो ग्रुप ऑर्थो पैरा है या मेटा है। तो इसे जज करने का तरीका ये होता है कि आप ये देखें कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है या कम। अगर तो इसकी यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है तो ये पूरे का पूरा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। और अगर इसके उलट हो यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप है, अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम, तो ये ओवरऑल नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है जबकि ये ऑर्थो पैरा है। तो अब बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो चुकी है, इस वजह से माइनर कंडीशंस चाहिए, ठीक है। अब ये OH आने वाले NO2 को कहाँ पे लेके आ सकता है? ऑर्थो पोजीशंस पे भी लेके आ सकता है, पैरा पे लेके आ सकता है। तो एक ही स्ट्रक्चर मैंने बना दी, 2, 4 और 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। अब ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड और इसका IUPAC नेम बनेगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो हैं और ओवरऑल ये फिनोल है। फिनोल स्पेसिफिक नेम है, एज अ पेरेंट नेम यूज़ होगा और बाकी सब्सिक्वेंट पहले हम लिख लेंगे। ये हमारे पास नाइट्रेशन थी। बिल्कुल ऐसे ही सल्फोनेशन होगी। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप्स लग गए। अगर हम बेक्लाइट फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास फिनोल जब रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनाता है और 2 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, पैरा प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्थो है उस पे जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप था, जाहिर है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर भी फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब होता ये है बेसिकली जब आप इनकी कंसंट्रेशंस बढ़ाते हैं तो ये जो रिंग्स बन रहे हैं ऑर्थो और पैरा, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस होके एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बेक्लाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये सब्स्टिट्यूटेड जो है वो फिनोल थी जिसके ऊपर ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर 3 CH2OH ग्रुप्स लगे हुए थे। अब जब इसके सामने कोई फिनोल आएगी, ये सामने वाली फिनोल है जिसकी पैरा पोजीशन पे CH2OH, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जिसके अंदर एक CH2 रिमूव हो गया और 2 जो है ये OH निकल गया यहाँ से। इसी तरह इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, अगर इसके सामने कोई ऐसा रिंग आ जाए जिसकी ऑर्थो पे CH2OH हो, तो यहाँ पर भी एक CH2 निकल गया और 2 जो है वो OH निकल गया। इसी तरह इसके सामने अगर कोई पैरा प्रोडक्ट आ जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 OH निकले हैं और एक जो है वो CH2 ग्रुप निकला है।
तो ऐसा पॉसिबल है कि ये आपस में जुड़ते जाएंगे, इस तरह भी जुड़ते जाएंगे और इस तरह भी जुड़ते जाएंगे और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, बेक्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फिनोल, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स रिएक्शंस। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म आपके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।